नमस्कार साथियों, कल्याणी आईएएस एकेडमी के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे कि भारतीय अर्थव्यवस्था की प्रकृति कैसी है, स्वतंत्रता से पहले भारतीय अर्थव्यवस्था की स्थिति क्या थी या भारतीय अर्थव्यवस्था का उद्भव कैसे हुआ, स्वतंत्रता के बाद में भारतीय अर्थव्यवस्था की स्थिति या भारत में विकास की प्रक्रिया कैसे संपन्न हुई या भारत का चरणबद्ध तरीके से विकास कैसे हुआ। इसके बाद में भारतीय अर्थव्यवस्था का विकासशील अर्थव्यवस्था के रूप में मूल्यांकन समझेंगे और उस सबसे अंत में भारतीय अर्थव्यवस्था की विशेषताओं को पढ़ेंगे। तो शुरुआत करते हैं भारतीय अर्थव्यवस्था की प्रकृति से। देखिए, मुख्य परीक्षा में अगर हमको प्रकृति को समझाने हो तो मैं चाहूंगा कि आप आर्थिक प्रणाली, अर्थव्यवस्था के तीनों क्षेत्रों, समस्याओं और एक भविष्योन्मुखी दृष्टिकोण पर लिखें। तो ये चारों जब डायमेंशंस आ जाएंगे तो हमारा उत्तर बहुत ही अट्रैक्टिव या आकर्षक हो जाएगा। देखिए, तो यहाँ पर आर्थिक प्रणाली की दृष्टि से देखें तो भारतीय अर्थव्यवस्था में सार्वजनिक क्षेत्र एवं निजी क्षेत्र दोनों की क्या है, बहुत ही अधिक भूमिका है। इसलिए भारतीय अर्थव्यवस्था मिश्रित अर्थव्यवस्था के रूप में संचालित हो रही है। इसके साथ ही 1991 से पहले भारतीय अर्थव्यवस्था 1991 से पहले भारतीय अर्थव्यवस्था जहां समाजवादी या संरक्षणवादी, इन दोनों पर आप ध्यान दें, समाजवादी और संरक्षणवादी। देखिए, 1956 की जो नीति थी, 1956 की नीति में सभी जो उद्योग थे, 1956 की नई आर्थिक नीति में उद्योगों को 3 श्रेणियों में बांटा गया था। श्रेणी 1 में सार्वजनिक क्षेत्र के उद्योग थे, श्रेणी बी में सार्वजनिक क्षेत्र एवं निजी क्षेत्र दोनों की सहभागिता थी और श्रेणी सी में निजी क्षेत्र के उद्योग थे। लेकिन श्रेणी बी एवं सी के जो जितने भी उद्योग थे उनके लिए लाइसेंस क्या कर दिया था, अनिवार्य कर दिया था। और इसी की वजह से जो भारतीय अर्थव्यवस्था थी उसको एक तरीके से संरक्षणवादी नीति के तहत लाया गया, राइट। तथा इसी समय में जो था, कई उद्योगों की स्थापना भी हुई थी, अर्थात यहां पर समाजवादी अर्थव्यवस्था की भूमिका अधिक थी। परंतु 1991 के बाद में जो आर्थिक सुधार हुए हैं, ठीक है, लिक्विडाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एवं ग्लोबलाइजेशन, उसके बाद से भारत में और जो आर्थिक सुधार हुए हैं, तो वर्तमान समय में जो भारतीय अर्थव्यवस्था है वो उदारवादी, कैसी, उदारवादी मिश्रित अर्थव्यवस्था, या जिसको हम कह सकते हैं कि पूंजीवादी अभिमुख अर्थव्यवस्था। तो संक्षेप में कहें तो भारत में मिश्रित अर्थव्यवस्था को अपनाया गया था, परंतु 1991 से पहले भारतीय अर्थव्यवस्था नियोजित समाजवादी या संरक्षणवादी अर्थव्यवस्था के रूप में थी और 1991 के रूप में भारतीय अर्थव्यवस्था उदारवादी मिश्रित अर्थव्यवस्था के रूप में अग्रसर हो रही है। वैसे ही भारत, दूसरा जो बिंदु है, भारत एक कृषि प्रधान देश है और यहाँ की अधिकांश जो जनसंख्या है वो कृषि पर ही निर्भर है। प्राचीन काल में या फिर स्वतंत्रता के तुरंत बाद जो कृषि क्षेत्र में भारत के लोग थे वो अधिक संख्या में क्या थे, संलग्न थे। परंतु वर्तमान समय में भारत की सकल राष्ट्रीय आय या जीडीपी में कृषि क्षेत्र का जो है योगदान वो दिन ब दिन कम होता जा रहा है। वहीं सेवा क्षेत्र है या फिर जो औद्योगिक क्षेत्र है, इसकी हिस्सेदारी या भागीदारी में वृद्धि हो रही है। और खास बात यह है कि भारतीय अर्थव्यवस्था में द्वितीय क्षेत्र या औद्योगिक क्षेत्र की तुलना में जो सेवा क्षेत्र है वो अधिक गति से अपनी भागीदारी को बढ़ा रहा है। वहीं भारत में गरीबी एवं बेरोजगारी जो समस्याएं हैं वो बनी हुई हैं और इसकी वजह से शिक्षा है, स्वास्थ्य है या जीवन स्तर है या अन्य समस्याओं में भी क्या है, अन्य समस्याएं भी उत्पन्न हो रही हैं। इसलिए भारत सरकार को लोक कल्याणकारी नीतियों के माध्यम से गरीबी बेरोजगारी के साथ साथ जीवन स्तर को ऊपर करने के लिए कई प्रयास करने चाहिए। अंत में अगर हम देखें तो जो भारतीय अर्थव्यवस्था है वो विकासशील देश है, या भारत एक विकासशील देश है और भारतीय अर्थव्यवस्था विकासशील अवस्था में है। इसीलिए यहाँ पर बचत एवं पूंजी निर्माण, औद्योगिकों का आर्थिक विकास या औद्योगिक विकास हो जाएगा। इसके साथ ही संचार सेवाएं, बैंकिंग तथा वित्तीय संस्थाओं के विकास की जो है
वृद्धि, विकास एवं वृद्धि की असीम संभावनाएं भारतीय अर्थव्यवस्था में बनी हुई हैं। ये हमने यहाँ पर भारतीय अर्थव्यवस्था की प्रकृति की चर्चा की। अब हम यहाँ पर जो दूसरा बिंदु है, ये हम प्रकृति के बारे में समझे हैं। दूसरे बिंदु में मैं आपको चाहूंगा कि जो भारतीय अर्थव्यवस्था है उसका उद्भव एवं जो विकास है उसको हम दो तरीके से क्या है बहुत अच्छे से समझ सकते हैं। एक तो क्या हो जाएगा 1950 से पहले, और एक क्या हो जाएगा 1950 के बाद में या स्वतंत्रता के बाद में। देखिए 1950 के पहले जो है, यहां से अगर हम देखें तो दो प्रकार से हम इसको पढ़ सकते हैं। एक तो ये हो जाएगा कि भारतीय अर्थव्यवस्था का उद्भव किस रूप में हुआ, स्वतंत्रता के पहले भारतीय अर्थव्यवस्था का उद्भव कैसे हुआ, या स्वतंत्रता से पहले भारतीय अर्थव्यवस्था की स्थिति क्या थी। वही 1950 के विकास में हम यहाँ पर समझेंगे कि भारतीय अर्थव्यवस्था का विकास कैसे हुआ, या फिर जो भारतीय अर्थव्यवस्था का जो चरणबद्ध विकास हुआ है वो किस तरीके से हुआ है। परीक्षा में यहां से कई प्रकार के जो क्वेश्चंस हैं वो पूछे जा सकते हैं, इसीलिए जो प्रश्न है और उसके साथ में जो पूरा का पूरा टॉपिक है ये मैं आपको इस तरीके से समझाऊंगा कि स्वतंत्रता से लेकर वर्तमान समय तक अर्थव्यवस्था का किस तरीके से विकास हुआ वो आपको पूरा का पूरा समझ में आ जाएगा। और इसके साथ ही अगर जब भी आपको मेंस में लिखना है, जैसे अगर आपको विकास से संबंधित प्रश्न है, भारतीय अर्थव्यवस्था के विकास के चरण या उद्भव, तो आपको हमेशा ये जो है इतने जो डायमेंशंस हैं इस पर आपको हमेशा थोड़ा बहुत जो है फैक्ट्स आपको देना ही चाहिए कि कृषि के क्षेत्र में क्या हुआ, उद्योग क्षेत्र में, सेवा क्षेत्र में, विदेशी व्यापार, कर व्यवस्था, परिवहन एवं स्वास्थ्य क्षेत्र में, स्वास्थ्य एवं शिक्षा, इन क्षेत्र में अगर हम जो है थोड़ी तथ्यात्मक जानकारी को लिखेंगे और विश्लेषण करते हुए लिखेंगे तो स्वाभाविक सी बात है विकास से संबंधित हो या फिर अर्थव्यवस्था के उद्भव से संबंधित अगर किसी भी प्रकार का प्रश्न आता है तो उसको आप बहुत अच्छे से लिख पाएंगे। देखिए जो भारतीय अर्थव्यवस्था है, भारतीय अर्थव्यवस्था की एक तरीके से हम कह सकते हैं विकास जो यात्रा है, भारतीय अर्थव्यवस्था की विकास यात्रा को हम यहाँ पर संक्षेप में समझेंगे और जहाँ से कई प्रकार के जो क्वेश्चन है वो भी एग्जाम्स में पूछे जा सकते हैं। देखिए भारतीय अर्थव्यवस्था का उद्भव जो है वो 1900 पहले से ही हो चुका था, तो 1950 के पूर्व या जो प्रथम चरण है वो माना जाता है। तो हम यहाँ पर भारतीय अर्थव्यवस्था का जो प्रथम चरण है या 1950 से पूर्व की जो अर्थव्यवस्था है उसके बारे में समझेंगे। अब यहाँ से दो प्रकार के क्वेश्चन और पूछे जा सकते हैं, जैसे एक तो ये पूछ सकते हैं कि जो भारतीय अर्थव्यवस्था थी स्वतंत्रता से भारतीय अर्थव्यवस्था के स्वरूप को बताइए, या फिर वो ये भी कह सकते हैं कि भारतीय अर्थव्यवस्था अल्प विकसित अर्थव्यवस्था थी, इसकी विवेचना कीजिए। तो स्वतंत्रता से पूर्व या अल्प विकसित अर्थव्यवस्था या फिर भारतीय अर्थव्यवस्था का विकास का प्रथम चरण, ये तीनों को हम एक रूप में समझेंगे, राइट। उसके बाद में जो भारतीय अर्थव्यवस्था है उसमें क्रमबद्ध तरीके से क्या हुआ, विकास हुआ। सरकार ने नई नई नीतियां लागू की, आर्थिक नीतियां हो चाहे औद्योगिक नीतियां हो, और उनकी वजह से भारतीय अर्थव्यवस्था में क्या हुआ, चरणबद्ध तरीके से विकास हुआ। जैसे 1950 से 80 के बीच में द्वितीय चरण। अब एक चीज और मैं आपको स्पष्ट कर दूं, यहां पर ये जो विकास के चरण है ये निर्धारित नहीं है। परीक्षा में जितने अंकों का प्रश्न पूछा जाए उतने अंकों के अनुसार या जो शब्द सीमा है उसके आधार पर आप इन चरणों को घटा भी सकते हैं और बढ़ा भी सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पर 6 चरण लिए हैं, लेकिन अगर आपको कम शब्दों में लिखना हो तो आप सीधा यहाँ पर स्वतंत्रता से पहले का प्रथम चरण और उसके बाद में 1950 से 1991 तक आप दूसरा चरण मान सकते हैं, 1991 से आप तीसरा चरण मान सकते हैं, या फिर ये भी हो सकता है कि 2014 से आप चौथा चरण भी मान लें। तो ये परीक्षा में पूछे गए प्रश्न की प्रकृति के ऊपर निर्भर करता है। मैं यहाँ पर आपको पूरी की पूरी
अर्थव्यवस्था की जो विकास यात्रा है उससे रूबरू कराऊंगा, ताकि आपको पूरा का पूरा समझ में आ जाए कि स्वतंत्रता से पहले अर्थव्यवस्था कैसी थी, फिर 1950 से लेकर 1980 के बीच में जो अर्थव्यवस्था थी उसमें क्या क्या परिवर्तन हुए हैं, जिसको हम द्वितीय चरण में देखेंगे। और इसकी मुख्य बात यह है कि यहाँ पर जो भारतीय अर्थव्यवस्था थी वो नियोजित या समाजवादी अर्थव्यवस्था के रूप में थी। उसका कारण क्या था कि देखिए, जो भारतीय अर्थव्यवस्था थी उसमें जो औद्योगिक नीतियां लाई गई थी, उन उद्योगों की नीति के तहत जो उद्योग थे उन पर सार्वजनिक क्षेत्र का नियंत्रण अधिक था, एवं जो भी उद्योगों की स्थापना हुई थी उन उद्योगों की स्थापना सरकार ने की थी। अर्थात यहाँ पर एक तो जो पंचवर्षीय योजना के माध्यम से नियोजन की प्रक्रिया चल रही थी और वहीं पर सरकार उद्योगों की स्थापना कर रही थी। अर्थात 1950 से लेकर 1991 के बीच में जो थी भारतीय अर्थव्यवस्था नियोजित या समाजवादी मिश्रित अर्थव्यवस्था के रूप में थी। फिर आपको पता होगा कि 1991 के बाद में आर्थिक सुधार आए, नई आर्थिक नीति के तहत एलपीजी, ठीक है, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एवं ग्लोबलाइजेशन, उदारीकरण, निजीकरण एवं वैश्वीकरण की जो नीति अपनाई गई थी उससे हमारी अर्थव्यवस्था एक बृहद तरीके से क्या हुई, विकसित हुई। और यहाँ पर कई ऐसी नीतियां लाई गई जो कि एलपीजी मॉडल को और अधिक अच्छे से और अधिक उसको विस्तारित कर सके। इसीलिए यहाँ की जो अर्थव्यवस्था थी अब वो उदारवादी या पूंजीवादी अभिमुख जो अर्थव्यवस्था थी उसकी ओर अग्रसर हो गई। कहने का मतलब ये है कि स्वतंत्रता के पहले या स्वतंत्रता के जो समय हमारी अर्थव्यवस्था समाजवादी अभिमुख थी, वहीं 1991 की बाद में पूंजीवादी अभिमुख है। और एक तरीके से देखें तो वर्तमान समय में जो रेलवे का प्राइवेटाइजेशन है या फिर एयर इंडिया का प्राइवेटाइजेशन है और मोदी सरकार स्ट्रेटजिक तरीके से जो है भारतीय उद्योगों को या भारतीय जो जितने भी उद्योग हैं सार्वजनिक क्षेत्र के उनके निजीकरण करना चाहती है। इससे हम ये अंदाजा लगा सकते हैं कि पूंजीवादी अभिमुख से लेकर भारतीय अर्थव्यवस्था जो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था है उसकी ओर क्या है, दिन ब दिन अग्रसर होती जा रही है। तो समाजवादी नियोजित समाजवादी मिश्रित अर्थव्यवस्था से पूंजीवादी अभिमुख और ये इस दिशा में ही बढ़ती चली जा रही है। वही स्वतंत्रता से पूर्व जो है भारतीय अर्थव्यवस्था उसकी विशेषताएं हम पहले पढ़ लेंगे और उसके बाद में स्वतंत्रता के बाद में भारतीय अर्थव्यवस्था का कैसे विकास हुआ वो पूरा का पूरा द्वितीय चरण से लेकर छठवें चरण तक पढ़ेंगे, राइट। और यही पूरे के पूरे क्या हो जाएंगे, यहाँ पर विकास के चरण हो जाएंगे। अगर आपसे प्रश्न पूछा जाए कि भारतीय अर्थव्यवस्था का कैसे चरणबद्ध तरीके से विकास हुआ या फिर भारतीय विकास यात्रा को समझाइए, तो हम इस तरीके से भारतीय अर्थव्यवस्था की विकास यात्रा को आसानी से समझा सकते हैं। तो शुरुआत करते हैं हम यहाँ से स्वतंत्रता से पूर्व भारतीय अर्थव्यवस्था या भारतीय अर्थव्यवस्था का उद्भव या फिर हम कह सकते हैं कि भारतीय अर्थव्यवस्था के विकास का पहला चरण। देखिए, प्राचीन काल में भारतीय अर्थव्यवस्था समृद्ध थी एवं निर्यातक थी, परंतु अंग्रेजों के आने के बाद में जो अर्थव्यवस्था है वो बहुत दयनीय स्थिति में पहुंच गई एवं आयात निर्यातक की जगह पर जो थी आयातक बनकर रह गई। और ये सब हुआ अंग्रेजों की नीतियों के कारण। इसका सीधा सा कारण था, देखिए, यूरोप में औद्योगिक क्रांति हुई थी, इसीलिए ब्रिटेन में जो जितनी भी कंपनियां थी उन कंपनियों को दो ही चीजों की क्या थी, आवश्यकता थी। कंपनी को एक तो कच्चे माल की आवश्यकता थी, राइट, रॉ मटेरियल। अब कंपनी को जब कच्चा माल मिल जाएगा तो कंपनी उस कच्चे माल का प्रयोग क्या करके क्या बनाएगी, निर्मित वस्तुओं का निर्माण करेगी। अब जब वस्तुएं बन जाएंगी तो उनको बेचना भी है, इसलिए ब्रिटेन को एक तो कच्चे माल की आवश्यकता थी और उस माल से जो भी वस्तुएं बन गई फिनिश्ड गुड्स उसको बेचने के लिए बाजारों की आवश्यकता थी। इसीलिए ब्रिटेन ने दुनिया के कई देशों को अपने नियंत्रण में ले लिया और उसमें से हमारा भारत भी एक था। तो हम सीधा कह सकते हैं कि ब्रिटेन ने ऐसी नीतियां बनाई ताकि वो भारत से अधिक कच्चे माल को कहां पर ले जा सके, ब्रिटेन ले जा सके, राइट। और वहां से जो जितनी भी वस्तुएं थी
फिनिश्ड गुड्स थे उनको भारत के बाजारों में लाकर उसका क्या कर सके, वो उसको बेच सके। और जाहिर सी बात है अगर कच्चे माल को ब्रिटेन ले जाना है तो फिर अंग्रेजों को जो परिवहन है, सड़कें हैं, बिजली हैं, उनका भी विकास करना पड़ेगा। और वहाँ से जो वस्तुएं आएंगी तो बंदरगाह हैं एवं उनको बेचने के लिए कई नीतियां भी बनानी पड़ेंगी। तो कुल मिलाकर संक्षेप में हम कह सकते हैं कि ब्रिटेन की नीतियों की वजह से भारतीय अर्थव्यवस्था में जो भी विकास के कार्य हुए थे वो ब्रिटेन के हित में अधिक थे, भारतीय अर्थव्यवस्था के हित में कम थे। अगर हम ये कहें कि अगर यूरोपियंस ना आए होते तो भारतीय अर्थव्यवस्था हो सकता है कि स्वतंत्रता के समय या 1950 में बहुत अधिक समृद्धशाली होती, जिसको हम कुछ नए बिंदुओं से भी समझ सकते हैं। तो प्रस्तावना के तौर पर आप यहीं से लिख सकते हैं कि जो औपनिवेशिक शासक या ब्रिटिशर्स की आर्थिक नीतियां शासक देश अर्थात भारत तथा भारतीय लोगों के हित में नहीं थी, बल्कि ब्रिटेन के जो आर्थिक हित थे उनका संरक्षण एवं संवर्धन करना ही उन नीतियों का क्या था, मुख्य उद्देश्य था। और उन्हीं नीतियों की वजह से भारतीय अर्थव्यवस्था जो थी वो अल्प विकसित स्वरूप में ही रह गई, राइट, जिसे हम निम्न बिंदुओं से समझ सकते हैं। पहला बिंदु तो यही है कि जो भारतीय अर्थव्यवस्था की विकास दर थी वो कैसी थी, नकारात्मक थी। और इसी नकारात्मक विकास दर के कारण ही भारत जहां सोने की चिड़िया कहलाता था वहीं वो एक दरिद्र देश या फिर गरीब राष्ट्र में क्या हो गया, तब्दील हो गया, राइट। तो नकारात्मक वृद्धि दर के कारण ही भारत एक दरिद्र या गरीब राष्ट्र में तब्दील हो गया। वहीं कृषि की क्षेत्र की बात करें तो कृषि के क्षेत्र में भी अंग्रेज भू राजस्व नीतियों के माध्यम से उनका उद्देश्य केवल और केवल अधिक राजस्व वसूली था, उन्होंने कृषि के विकास में कोई भी योगदान नहीं दिया। तो अगर हम देखें तो चूंकि स्वतंत्रता से पहले भारत की अधिकांश जो जनसंख्या थी वो कृषि पर ही आधारित थी, लेकिन भारत जो अंग्रेजों की भू राजस्व नीतियां थी उसकी बदौलत जो कृषि में जो उत्पादक थे उसमें वृद्धि नहीं हुई, बल्कि जो उत्पादन था, ये जो वृद्धि दर थी कृषि क्षेत्र की वो गतिहीन रही और इसके साथ ही उत्पादकता में भी क्या आई, कमी आई। वहीं अगर उद्योगों की बात करें तो भारत के हस्तशिल्प, भारत की जो हस्तशिल्प वस्तुएं थी एवं अन्य वस्तुएं विश्व प्रसिद्ध थी और बड़े पैमाने पर उनका निर्यात होता था, परंतु अंग्रेजों को अपने फिनिश्ड प्रोडक्ट को भारत में बेचना था, इसीलिए उन्होंने ऐसी नीतियां बनाई कि हस्तकला उद्योगों का भारत में क्या हो गया, पतन हो गया। और उसकी जगह पर जो औद्योगिक आधार जिससे औद्योगिक विकास हो उसकी स्थापना भी नहीं हो पाई। हालांकि अगर हम देखें तो केवल और केवल पटसन उद्योग है या स्टील उद्योग हो जाएगा, जिसमें टिस्को टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी जिसकी स्थापना 1990 में हुई थी, तथा 1900 के जो उत्तरार्ध था उसमें भी जो सीमेंट उद्योग था या चीनी उद्योग थे इनकी स्थापना हुई थी, परंतु ये कोई मजबूत औद्योगिक आधार नहीं था, राइट। वैसे ही अगर हम देखें तो अंग्रेजों ने अपनी सुविधा के लिए बैंकिंग हो जाएगा, परिवहन हो जाएगा, संचार हो जाएगा, सड़क हो जाएगा, बिजली, इन सेवाओं का विकास किया था। हालांकि ये बात दूसरी है कि उन सेवाओं से हमारे राष्ट्रीय आंदोलन में, जैसे न्यूज़पेपर हैं तो उन्होंने राष्ट्रीय आंदोलन में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, फिर भी जो बैंक हैं, परिवहन एवं जो संचार सेवाएं हैं या सेवाएं हैं उनका विकास भी अंग्रेजों ने अपने हित में ही किया था। वैसे ही मैंने आपको बताया कि अंग्रेजों ने भारतीय कच्चे माल को ब्रिटेन ले जाने के लिए और वहां से जो फिनिश्ड प्रोडक्ट थे उसको भारत के बाजारों में पहुंचाने के लिए ही रेल का, फिर जो पत्तन बंदरगाह हो जाएंगे, सड़क हो जाएंगे एवं बिजली, इन सब का जो विकास था वो कच्चे माल को ले जाने के लिए एवं जो फिनिश्ड प्रोडक्ट थे उनको लाने के लिए ही इन सभी जो क्षेत्र था, इन सभी अवसंरचनात्मक संसाधनों का विकास हुआ था, राइट। लेकिन ये जो विकास था ये वर्तमान भारतीय अर्थव्यवस्था के परिप्रेक्ष्य में नाकाफी था। इसके साथ ही भारतीय जो विदेशी व्यापार था, विदेशी व्यापार में भारतीय स्थिति बिल्कुल क्या हो गई थी, विपरीत हो गई थी। अगर हम देखें तो स्वतंत्रता से पहले प्राचीन काल में भारत जहां पर निर्यातक था हस्तशिल्प उद्योगों का, वहीं अंग्रेजों की नीतियों की वजह से भारत आयातक बन गया किसका, केवल और केवल कच्चे माल का।
अंग्रेजों ने भारत में कई नीतियों से नील की खेती हो या फिर कच्चे माल और अन्य कच्चा माल जो भी था, रेशम की खेती हो, तो यहां पर भारत कच्चे माल का क्या हो गया, सॉरी ये निर्यातक है। तो भारत से जो निर्यात होता था वो केवल और केवल किसका होता था, कच्चे माल का होता था। और आपको पता है कि अगर हम रॉ मटेरियल को बेचते हैं तो उससे हमारी अर्थव्यवस्था में योगदान कम होता है, और अगर हम उसकी जगह पर उसका फिनिश्ड प्रोडक्ट बनाए तो वो कहीं ऊंचे मूल्य पर बिकेगा, तथा अगर जब कच्चे माल को फिनिश्ड प्रोडक्ट में बेचेंगे तो उससे उत्पादकता भी बढ़ेगी, रोजगार भी बढ़ेगा। इसका मतलब ये था कि ब्रिटेन ने भारतीय संसाधनों का प्रयोग करके जो जितना भी कच्चा माल था उसको निर्यात किया, और उसको निर्यात करके ब्रिटेन के जो उद्योग थे उनमें उससे वस्तुएं बनाई और उनको फिर कहां पर लाकर बेचा, भारत में बेचा। तो भारत आयातक बन गया किसका, वस्तुओं का। जो निर्मित वस्तुएं थी उनके क्षेत्र में भारत आयातक बन गया, और कच्चे माल के रूप में भारत निर्यातक के तौर पर स्थापित निर्यातक बनकर रह गया। वहीं अगर सामाजिक क्षेत्र की बात करें तो शिक्षा एवं स्वास्थ्य, शिक्षा के क्षेत्र में भी भारतीय जो शिक्षा थी वो उसकी भी स्थिति बहुत क्या थी, दयनीय थी। और ये जो भी शिक्षा के जितने भी सुधार किए गए थे वो इसलिए किए गए थे ताकि भारतीय मानसिक रूप से क्या रहें, यूरोपियंस बन जाएं। रंग के आधार पर भारतीय रहें लेकिन मानसिक रूप से अंग्रेज या यूरोपियंस बन जाएं, उनकी विचारधारा यूरोपियंस हो, ताकि वो अपने प्रोडक्ट्स को भारत में आसानी से बेच सकें। इसीलिए जो शिक्षा थी वो भी नाकाफी थी, और केवल जो साक्षरता दर थी वो केवल कितनी थी, 16% थी। वहीं स्वस्थ जो सेवाएं थी वो भी बहुत चौपट थी। एक तरीके से जो जीवन प्रत्याशा थी वो केवल कितनी थी, 32 वर्ष थी। और जो शिशु मृत्यु दर था वो 210 प्रति क्या थी, हजार थी। इसके साथ ही भारतीयों की जो प्रति व्यक्ति आय थी वो भी बहुत कम थी, केवल कितनी थी, 20 रुपया ही भारतीयों की प्रति व्यक्ति आय थी। तो हम यहाँ पर संक्षेप में कह सकते हैं कि भारतीय अर्थव्यवस्था का यहाँ पर जो कुछ उद्योगों की हो या फिर परिवहन हो या रेल हो, सड़क हो, बिजली हो, इनका विकास तो हुआ लेकिन ये ब्रिटिशर्स के हित में था। फिर भी जो जितना भी विकास हुआ वो भी नाकाफी था, या एक तरीके से बहुत ही ऊंट के मुंह में जीरे वाली बात थी। इसीलिए जो था स्वतंत्रता से पहले भारतीय जो अर्थव्यवस्था थी वो एक अल्प विकसित अर्थव्यवस्था के रूप में थी। अब इसके बाद में हम स्वतंत्रता के पश्चात भारतीय अर्थव्यवस्था को पढ़ेंगे। तो यहां पर अगर जो प्रश्न है मैं चाहता हूं कि सबसे पहले आप प्रश्नों को समझ लें। तो स्वतंत्रता से पहले अगर आपसे प्रश्न पूछा जाए स्वतंत्रता से पहले भारतीय अर्थव्यवस्था की स्थिति क्या थी, तो जो पूरा का पूरा वो हमने समझ लिया है। अब जो अगला टॉपिक हमें वो पढ़ने जा रहे हैं उसकी आप कुछ चीजों को समझ लें। जैसे हो सकता है ये पूछें कि भारतीय अर्थव्यवस्था का विकास स्वतंत्रता के बाद में कैसे हुआ, या भारतीय अर्थव्यवस्था का जो चरणबद्ध विकास है वो किस तरीके से हुआ है, राइट। या फिर भारतीय अर्थव्यवस्था में कैसे, अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में कैसे संरचनात्मक परिवर्तन हुए हैं, या स्वतंत्रता के बाद में भारतीय अर्थव्यवस्था का विकास यात्रा। इस तरीके से क्वेश्चन या तो 11 नंबर में पूछ सकते हैं या 5 नंबर में भी पूछ सकते हैं। चूंकि अगर 11 नंबर में पूछा जाता है तो इसीलिए जो भारतीय अर्थव्यवस्था 1950 के बाद में जितने भी चरणों में विकसित हुई है वो हमको पूरा का पूरा यहाँ पर लिखते जाना है। अब जो चरण है वो मैंने इसीलिए लिए हैं, या हम इनको चरणों में इसीलिए कैटेगराइज कर रहे हैं क्योंकि कई बार अर्थव्यवस्था में ऐसी नीतियां, औद्योगिक नीतियां या फिर ऐसे अमूलचूल परिवर्तन हुए हैं जिससे अर्थव्यवस्था की संरचना में परिवर्तन आया है। तो उन परिवर्तनों को ध्यान में रखते हुए हम यहाँ पर 1950 के बाद की जो विकास यात्रा है उसको हम क्रमबद्ध तरीके से पढ़ते चले जाएंगे, राइट। तो यहाँ पर स्वतंत्रता के बाद में भारतीय अर्थव्यवस्था की विकास यात्रा का द्वितीय चरण जो कि 1950 से लेकर कब तक रहा, 1980 के बीच में रहा। देखिए 1950 से लेकर 1980 के बीच में भारतीय अर्थव्यवस्था की जो विकास दर थी वो बहुत ही क्या थी, कम थी। और जो विकास दर थी वो मात्र कितनी थी, 3.5% थी, जिसे प्रोफेसर राजकृष्ण ने हिंदू वृद्धि दर कहा है। तो 1950 से लेकर 80 के बीच में भारतीय अर्थव्यवस्था की विकास दर निम्न थी जो कि
5% ही थी। इसके साथ ही 1956 में जो द्वितीय आर्थिक नीति थी उसमें जो उद्योग थे उनको 3 श्रेणियों में बांटा गया था, श्रेणी ए, श्रेणी बी और श्रेणी क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। श्रेणी उद्योग थे सार्वजनिक, श्रेणी ए में सभी सार्वजनिक क्षेत्र और यहां पर सार्वजनिक क्षेत्र एवं निजी क्षेत्र दोनों, और श्रेणी में सी में क्या था, निजी क्षेत्र। तो इन तीनों क्षेत्रों में उद्योगों को क्या हुआ था, बांटा गया था। अब यहां पर जो श्रेणी बी और श्रेणी सी के जितने भी उद्योग थे उनके लिए क्या अनिवार्य कर दिया था, लाइसेंस अनिवार्य कर दिया था। एक तरीके से भारत में लाइसेंस के बगैर नए उद्योगों की स्थापना निजी क्षेत्र में नहीं हो सकती थी, और इसी वजह से जो संरक्षणवादी अर्थव्यवस्था का स्वरूप था वो हमारे सामने प्रस्तुत हुआ। तो 1956 की अर्थव्यवस्था से संरक्षणवादी नीति का प्रभाव हुआ। इसके साथ ही भारत में सार्वजनिक क्षेत्र के कई उपक्रम, जैसे यहाँ पर हो जाएगा भारत एल्यूमिनियम कंपनी, हिंदुस्तान एल्यूमिनियम कंपनी, भिलाई इस्पात संयंत्र, राउरकेला इस्पात संयंत्र इत्यादि कई उद्योगों की स्थापना हुई थी। और एक तरीके से अगर हम देखें तो ये पूरा का पूरा किससे हो रहा था, नियोजन के साथ में हो रहा था। भारत सरकार ने नियोजन की प्रक्रिया को अपनाते हुए दूसरे देशों से आर्थिक मदद लेते हुए इन उद्योगों की स्थापना की थी, जो कि समाजवादी अर्थव्यवस्था का एक गुण माना जाता है। अर्थात यहाँ पर 1950 से लेकर 1980 के बीच में जो भारतीय अर्थव्यवस्था थी वो कैसी थी, समाजवादी मिश्रित अर्थव्यवस्था के स्वरूप में थी। इसके साथ ही भारत के आम नागरिकों को वित्तीय सुविधा उपलब्ध कराने के लिए एवं जो वित्तीय समावेशन है वो है, वित्तीय समावेशन बढ़ाने के लिए 1969 में क्या हुआ था, बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ था। तो 1950 से लेकर 1980 के बीच में द्वितीय आर्थिक नीति हो जाएगा, बैंकों का राष्ट्रीयकरण हो जाएगा एवं सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों की स्थापना हो जाएगी। ये यहाँ पर जो है द्वितीय चरण की प्रमुख विशेषताएं हैं। राइट, अब हम यहाँ पर समझेंगे 1980 से 1991 के बीच में कैसे भारतीय अर्थव्यवस्था में विकास हुआ, और इसको क्या है, तीसरा चरण है। तो हम ये कह सकते हैं कि 1975 से लेकर 1980 के बीच में एक संक्रमण का दौर था, जब सरकार ने कई अधिनियम लागू किए हैं। इसके साथ ही वर्तमान समय में जो सूचना प्रौद्योगिकी का क्षेत्र है, जो कि अर्थव्यवस्था में बहुत अच्छे से योगदान दे रहा है, उसका विकास भी दरअसल इसी चरण में हुआ था। इसलिए विकास चरण में जो तीसरा चरण है वो हम 1980 से 91 के बीच में ले सकते हैं। और इसकी सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या है कि जो सूचना प्रौद्योगिकी था, आईटी सेक्टर, सूचना प्रौद्योगिकी का विकास राजीव गांधी के शासनकाल में ही हुआ है, और यहीं से सूचना प्रौद्योगिकी जो क्षेत्र है उसकी नींव डाली गई, जो कि वर्तमान समय में बहुत अच्छा कार्य कर रहा है। इसके साथ ही वित्तीय क्षेत्र में हो या दूरसंचार के क्षेत्र में भी कई संस्थाओं का क्या हुआ है, गठन रहा है। 1980 से 91 के बीच में जो आर्थिक वृद्धि दर थी वो 3.5 से बढ़कर अब कितनी हो गई, 5.1% हो गई। और इसके साथ ही जो था मूल्यवर्धित मॉडिफाइड बेट को 1986 में क्या किया गया था, यहां पर लागू किया गया था। और इसके दो मुख्य उद्देश्य थे, एक तो हो जाएगा कास्केडिंग इफेक्ट और दूसरा क्या हो जाएगा, इनपुट क्रेडिट। इनपुट क्रेडिट का मतलब क्या हुआ, देखिए जो कास्केडिंग इफेक्ट है या इनपुट जो इफेक्ट है, जब हम भारत में टैक्सेशन प्रणाली पढ़ेंगे और जीएसटी पढ़ेंगे तो दरअसल आपको पता होगा कि जो है मॉड बेट की जगह पर वर्तमान समय में उसको जीएसटी में सम्मिलित कर दिया, तो हम उसको वहां पर बहुत अच्छे से समझेंगे। तो आप यहां पर लिख लें कि कास्केडिंग इफेक्ट एवं इनपुट क्रेडिट का लाभ देने के लिए ही 1986 में मॉडिफाइड बेट जो है वो लागू किया गया था। और इस समय पे लगने लगा था कि अब भारत में आर्थिक सुधार जो है वो लागू कर देने चाहिए थे, और इसके बाद में फिर कुछ समय बाद आर्थिक सुधार लागू भी हो जाते हैं। तो ये द्वितीय चरण में जो जितने भी संरचनात्मक परिवर्तन हुए हैं
उनकी विशेषता। अब हम आ जाते हैं भारतीय अर्थव्यवस्था की विकास यात्रा का चतुर्थ चरण, या फिर जैसे हम कह सकते हैं 1991 से 2003 के बीच का जो चरण है उसको हम चतुर्थ चरण के रूप में मान सकते हैं। और ये जो था 1991 में, आपको पता ही है कि 1991 में नए आर्थिक सुधार लागू हुए थे। मैंने आपको बताया था कि 1956 की जो द्वितीय औद्योगिक नीति थी, द्वितीय औद्योगिक नीति, राइट। अब इसको समझिए, देखिए 1956 में जो द्वितीय औद्योगिक नीति थी उसके तहत श्रेणी बी एवं सी के जो उद्योग थे उनके लिए लाइसेंस क्या कर दिया था, अनिवार्य कर दिया था। और बगैर लाइसेंस के जो थे नए उद्योगों की स्थापना नहीं हो रही थी। इसकी वजह से जो था कि आसानी से उद्योगों की स्थापना में बहुत समस्या जा रही थी। और इन समस्याओं के हल करने के लिए ही जो था 1991 में नए आर्थिक सुधार हुए थे और एक तरीके से जो एलपीजी मॉडल था उसको वास्तविक स्वरूप प्रदान किया गया। लिक्विडाइजेशन हो जाएगा, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन। यहाँ पर जो उदारीकरण था मैंने आपको बताया है, उदारीकरण, राइट, लिक्विडाइजेशन। तो उदारीकरण के रूप में ये जो लाइसेंस था या कोटा राज था या परमिट जो सिस्टम था, लाइसेंस है, परमिट या कोटा प्रणाली था, इसको क्या कर दिया था, समाप्त कर दिया था। इससे उद्योगों की स्थापना की जो राह थी वो बहुत आसान हो गई थी। वहीं निजीकरण के क्षेत्र में देखें तो जो भारतीय सरकार की कई ऐसी कंपनियां थी उनको, उनके जो शेयर थे वो निजी क्षेत्र को बेच दिए गए थे ताकि उनका जो मैनेजमेंट है या उनका जो प्रबंधन है वो बहुत क्या हो सके, आसान हो सके। और इसके साथ ही जो भारतीय अर्थव्यवस्था है उसको पूरी दुनिया से जोड़ने के लिए भी एक तरीके से वैश्वीकरण की नीति पर क्या दिया गया, बल दिया गया। तो 1991 के आर्थिक सुधार लागू हुए, एलपीजी मॉडल को प्रभावशाली बनाया, लाइसेंस परमिट कोटा प्रणाली को भी क्या किया, समाप्त किया। और यहां पर अगर आप देखें तो 1973 में जो फेरा एक्ट लागू हुआ था, फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट, विदेशी मुद्रा रेगुलेशन एक्ट, विनिमय अधिनियम, हाँ, तो विदेशी मुद्रा विनिमय अधिनियम जो कि 1973 में लागू हुआ था उसको और अधिक दृढ़ बनाया गया और उसमें संशोधन किया गया और उसकी जगह पर 1999 में फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट लाया गया, अर्थात विदेशी मुद्रा प्रबंधन। यहाँ पे क्या था, रेगुलेशन, और यहाँ पर क्या आ गया, मैनेजमेंट। तो फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट 1999 में लागू किया गया। तो फेरा को और अच्छे से विकसित किया और उसकी जगह पर फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट रूल 1999 लागू किया गया। और ये इसीलिए लागू किया गया था ताकि जो विदेशी व्यापार है या आयात निर्यात में जो मुद्रा का भूमिका है उसको बहुत अच्छे से क्या किया जाके, आसान बनाया जा सके। तो जो फेरा था उसमें और मॉडिफाइड किया गया, उसमें रिजर्व बैंक की भूमिका बढ़ाई गई तथा अगर कोई व्यक्ति जो है फेमा के नियमों को नहीं मानता है तो यहाँ पर सजा के प्रावधान भी बढ़ाए गए ताकि जो विदेशी व्यापार है वो आसानी से कर सके। और इसी वजह से ही हम क्या करेंगे, जो वैश्वीकरण है उसको बढ़ावा दे सकते हैं। तो हम लिख सकते हैं कि वैश्वीकरण को बढ़ावा देने के लिए फेरा को और अधिक विकसित करके फेमा को 1999 में लागू किया गया। वहीं जो 1969 में MRTP एक्ट था, राइट, मोनोपोलिटिक, एम फॉर मोनोपोलिटिक एंड रेस्ट्रिक्टिव ट्रेड पॉलिसी एक्ट 1969, या एकाधिकार एवं प्रबंधात्मक ट्रेड जो नीतियां थी उनको समाप्त किया गया और उसको अच्छे से मजबूत करके जो कंपटीशन एक्ट था, कंपटीशन एक्ट, और इसको कब लागू किया, 2002 में लागू किया। और इसको लागू इसीलिए किया गया ताकि एक तो जो आर्थिक है, आर्थिक संकेंद्रण हो, आर्थिक संकेंद्रण कम हो, मतलब किसी एक व्यक्ति के पास में जो है वो अधिक से अधिक रुपया पैसा इकट्ठा ना हो। इसके साथ ही जो प्रतिस्पर्धा है, कंपटीशन है, वो हेल्थी हो, फेयर हो। इसके साथ ही जो व्यापारिक
अनुचित नीतियां हैं उनको कोई अपना ना सके। इसके लिए स्वस्थ प्रतिस्पर्धा के लिए, आर्थिक जो संकेंद्रण था उसको रोकने के लिए जो 1969 में MRTP एक्ट था उसको और अधिक विकसित किया गया, मॉडिफाइड किया गया और 2002 में प्रतिस्पर्धा अधिनियम लागू किया गया। और आपको पता होगा कि फिर इसी नियम से भारतीय प्रतिस्पर्धा जो आयोग है उसका गठन 2009 में हुआ था। इसके साथ ही निवेश एवं विनिवेश में इस समय पे क्या हुई, बढ़ोतरी हुई। और इसके साथ ही कंपनियों की जो थी, कंपनियों को और अधिक विकसित करने के लिए निगम कर जो था उसको भी क्या कर दिया, निर्धारित कर दिया। जो घरेलू कंपनियां थी उनके लिए निगम कर 30% और जो विदेशी कंपनियां थी उनको बढ़ाकर कितना कर दिया, 40% कर दिया है, राइट। और वर्तमान समय में आपको पता होगा कि जो G7 कंट्रीज हैं और दुनिया के जो जितने भी देश हैं वो चाहते हैं कि जो निगम कर है वो हर एक देश में एक समान हो। उसका कारण क्या है कि समझिए, जैसे अगर किसी देश में, जैसे मैंने यहाँ पर ले लिया बांग्लादेश हो जाएगा और दूसरा हमारा क्या हो जाएगा, भारत हो जाएगा। अगर बांग्लादेश में जो निगम कर है वो 40% की जगह पे कितना है, 20% है, तो जो कंपनियां होती हैं वो क्या करेंगी कि भारत में उनको 40% निगम कर देना है, तो वो ये निगम कर को बचाने के लिए उस देश में अपनी कंपनियां इकाई स्थापित करेंगी जहां पर उनको टैक्स क्या होगा, कम देना पड़ेगा, ताकि तो इस समस्या को हल करने के लिए कि भाई सभी देशों में जो है वो निवेश की प्रक्रिया आसान हो और सभी देशों में औद्योगिक जो है औद्योगिक विकास हो, इसके लिए इसके साथ साथ और कई करों पर विचार किया जा रहा है, राइट। तो ये वर्तमान समय की बात थी। 1991 से लेकर 2003 के बीच में यहाँ पर निगम कर को निर्धारित कर दिया था। वहीं यहाँ पर आर्थिक विकास दर कितनी रही, 6% रही। प्रथम चरण में 3.5, द्वितीय चरण में 5.1 और तृतीय चरण में 6% विकास दर रही। अब उसके बाद में आ जाता है भारतीय अर्थव्यवस्था का पंचम चरण। तो जो विकास का पंचम चरण है वो 2003 से 2014 के बीच में माना जाता है। इसकी सबसे प्रमुख विशेषता यह है कि जो पंचम चरण है उसमें आर्थिक विकास की जो वृद्धि दर थी वो कितनी रही थी, औसत रूप से 8.4 रही थी। इसके साथ ही इस समय में जो पिछले सुधार थे, LPG सुधार थे, उनको अर्थव्यवस्था में डालने पर और अधिक क्या किया गया, बल दिया गया। ऐसी नीतियां बनाई गई जिससे LPG मॉडल और भी ज़्यादा प्रभावशाली हो सके। इसके साथ ही निवेश के क्षेत्र में जो ट्रिपल P मॉडल था, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल, इसको क्या किया, प्रभावशाली बनाया। संक्षेप में समझिए, जैसे सरकार को जब अवसंरचनात्मक नीति का लागू करना होता है, जैसे सरकार को एक बहुत बड़ा क्या है, बंदरगाह, पोर्ट है, या फिर एक सड़क को क्या करना है, विकसित करना है। अब सरकार के पास में चूंकि उतना धन नहीं होता है तो सरकार क्या करेगी, इस बंदरगाह को विकसित करने में प्राइवेट सेक्टर को भी क्या करेगी, अपने साथ में सहयोगी के रूप में शामिल कर लेगी। और फिर सरकार और प्राइवेट क्षेत्र या निजी क्षेत्र दोनों मिलकर उस अवसंरचनात्मक इकाई जैसे बंदरगाह या सड़क का निर्माण करेंगे, ताकि जो पूंजी की आवश्यकता है वो पूर्ति हो जाए। तो यहाँ पर पब्लिक प्राइवेट मॉडल को क्या किया गया, प्रभावशाली बनाया गया। इसके साथ ही जो पर्यावरण पारिस्थितिकी थे, भाई जब आर्थिक विकास होगा तो उससे पर्यावरण को भी नुकसान होता है, उससे बचने के लिए पर्यावरण पारिस्थितिकी पर विशेष रूप से ध्यान दिया गया। विकास दर सबसे अधिक रही 8.4%। और इसके साथ ही जो 2008 की जो मंदी आई थी उससे भी हमारी अर्थव्यवस्था प्रभावित रही थी। तो ये हो जाएगा हमारा अर्थव्यवस्था की पंचम चरण। अब हम आ जाते हैं स्वतंत्रता के बाद में भारतीय अर्थव्यवस्था की विकास यात्रा का छठवां चरण, या 2014 से अब तक। 2014 में मोदी गवर्नमेंट के माध्यम से कई ऐसे अमूलचूल परिवर्तन हुए हैं जिससे अर्थव्यवस्था को एक नई दिशा मिली है। सबसे पहला क्या हो जाएगा, यहाँ पर GST का लागू हो जाएगा। तो भारत सरकार ने GST को लागू किया है, जिससे एक तरीके से जो भारतीय सरकार का राजस्व उसमें भी बढ़ोतरी होगी और जो वस्तुओं का क्रय विक्रय है वो भी क्या हो जाएगा, आसान हो जाएगा। और जो बाजार व्यवस्था है वो अब अधिक लिबरल हो जाएगी, राइट। तो बाजार व्यवस्था को अधिक लिबरल करने के लिए GST को लागू किया गया। वहीं निवेश में BOT मॉडल,
इसको क्या किया गया, स्वीकार किया गया। देखिए ट्रिपल मॉडल में सरकार एवं निजी क्षेत्र दोनों क्या करते हैं, मिलकर सड़क बनाते हैं, राइट। और इसमें होता क्या है कि मान लीजिए सरकार को बहुत ज़्यादा मात्रा में सड़कें बनानी है या बंदरगाह बनानी, और सरकार के पास में बिल्कुल पैसा है ही नहीं, तो सरकार क्या कह देती है कि किसी भी बिजनेसमैन से कह दिया कि भाई आप इस क्षेत्र में इतनी सड़क बनाओ, इसको 10 से 15 साल तक आपको ही इस सड़क को बनाना है, आपको ही इसका मेंटेन करना है, इसके बदले में आप टोल टैक्स क्या कर सकते हैं, वसूल सकते हैं। तो यहाँ पर जो निजी क्षेत्र है उसको भी फायदा होगा, वो सड़क बनाएगा और क्या करेगा, उस क्षेत्र में टैक्स वसूलेगा, तो भविष्य में उसको भी क्या होगा, फायदा होगा। तो इसे ही कहते हैं बिल्ट, मतलब निजी क्षेत्र ही बनाएगा, निजी क्षेत्र ही उसको ऑपरेट करेगा और एक निश्चित सीमा के बाद में 10 या 15 साल के बाद में उसको सरकार को क्या कर देगा, सौंप देगा। तो निवेश के क्षेत्र में यहाँ पर BOT, बिल्ट ऑपरेट एवं ट्रांसफर जो मॉडल था उसको प्रभावी किया। इसके साथ ही जो निर्यात प्रोत्साहन नीति थी उसको भी लागू किया गया। फिर आपको पता है कि मोदी सरकार, जो मोदी जी थे वो पहले 2014 के बाद में हर महीने किसी विदेश यात्रा पर जाते थे और उनका मकसद यही होता था कि दुनिया के जो जितने भी देश हैं उनकी अर्थव्यवस्था से हमारी अर्थव्यवस्था जो है उनके संबंधों को सुधारा जाए। तो आर्थिक संबंधों में सुधार के जो था प्रयास किए गए। इसके साथ ही वर्तमान समय में अगर हम देखें तो जो सरकार है वो निजीकरण में वृद्धि कर रही है। जो रेलवे है, वायु अड्डा, ठीक है, वायु अड्डे भी प्राइवेट किए जा रहे हैं और आपको पता है कि एयर इंडिया भी जो है उसकी भी नीलामी की जा रही है और विभिन्न जो रेलवे स्टेशन है उनको भी एक तरीके से निजी हाथों में सौंपा जा रहा है। इसके साथ ही 2022 तक, राइट, मोदी सरकार ने जो 2019 में घोषणा की थी कि हम 2022-23 तक किसानों की जो आय है उसको क्या कर देंगे, डबल कर देंगे, राइट, किसानों की आय को 2x या डबल कर देंगे। और किसानों की आय को दोगुना करने के लिए ही भारतीय सरकार ने कृषि सुधार हेतु कृषि के 3 नियमों, जो कृषि के जो 3 बिल हैं उनको 2020 से लागू कर दिया है। हालांकि इस पे आंदोलन चल रहा है, इनके बारे में भी जो हमारा आगे कृषि का टॉपिक है उसमें हम बहुत अच्छे से समझेंगे। तो कृषि सुधार लागू हुए हैं। उसके साथ ही कोरोना की वजह से जो हमारी अर्थव्यवस्था बहुत नीचे, एक तरीके से पूरा जो था प्रोडक्शन रुक गया और उससे हमारी जो अर्थव्यवस्था है वो नकारात्मक वृद्धि दर में पहुंच गई। तो उसको सकारात्मक बनाने के लिए V-शेप की रिकवरी के लिए आत्मनिर्भर भारत पैकेज 20 लाख करोड़ का पैकेज घोषणा की, जिसके माध्यम से या आत्मनिर्भर भारत के माध्यम से भारत भविष्य के लिए भी आत्मनिर्भर होना चाहता है और हम हमारी जो अर्थव्यवस्था है उसको भी रिवाइव करना चाहते हैं। और इस जो चरण है इससे अर्थव्यवस्था में कोरोना की वजह से जो लंबे लॉकडाउन लगे हैं उसकी वजह से कई समस्याएं भी आई है। तो ये हमारा यहाँ पर क्या हो जाएगा, 6वां चरण के बारे में भी हमने समझ लिया। तो ये स्वतंत्रता से पहले से लेकर वर्तमान समय तक की जो थी अर्थव्यवस्था की विकास यात्रा को हमने समझ लिया। तो अगर निष्कर्ष लिखना चाहें तो स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात भारतीय अर्थव्यवस्था में प्रगति अच्छी रही है। उद्योगों की स्थापना में भी क्या रही, विविधता रही, विभिन्न प्रकार के उद्योगों की स्थापना हुई और इसके साथ जो उद्योग स्थापित हुए थे उनसे रोजगार में भी क्या हुई है, बढ़ोतरी हुई है। वर्तमान समय में बात करें तो भारत जो है समाजवादी मिश्रित अर्थव्यवस्था की जगह पूंजीवादी अभिमुख अर्थव्यवस्था वाला देश बन गया है। तो ये थे स्वतंत्रता, भारतीय अर्थव्यवस्था के विकास के चरण। अब हम भारतीय अर्थव्यवस्था का विकासशील अर्थव्यवस्था के रूप में मूल्यांकन करेंगे। देखिए, अगर हम यहाँ पर स्वतंत्रता से पहले की चर्चा करें तो स्वतंत्रता से पहले भारतीय अर्थव्यवस्था अल्प विकसित अर्थव्यवस्था के स्वरूप में थी, परंतु स्वतंत्रता के बाद में विभिन्न औद्योगिक नीतियों की मदद से या फिर जो मिश्रित अर्थव्यवस्था है उसकी वजह से हमारे भारतीय अर्थव्यवस्था में विकास की प्रक्रिया तीव्र हुई और वर्तमान समय में हमारी जो अर्थव्यवस्था है वो विकासशील स्वरूप में है। स्वतंत्रता के बाद में आर्थिक एवं सामाजिक सुधार के साथ साथ अनेक ऐसे परिवर्तन हुए एवं हो रहे हैं जिससे भारत की राष्ट्रीय आय में भी वृद्धि हो रही है। इसके साथ साथ
प्रति व्यक्ति आय में भी वृद्धि हो रही है। और यदि प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि होगी तो उससे लोगों का जीवन स्तर भी बढ़ेगा और उससे सामाजिक संरचना है उसमें भी परिवर्तन आएगा। इसके साथ ही भारत की अर्थव्यवस्था में शिक्षा है, स्वास्थ्य है, तकनीकी ज्ञान एवं आधारभूत जो अवसंरचना है उसमें ऐसे संरचनात्मक परिवर्तन हुए हैं जिससे भारतीय अर्थव्यवस्था जो स्वतंत्रता से पहले अविकसित श्रेणी में थी वो अब विकासशील श्रेणी में आ गई है। और भविष्य में हमारी जो अर्थव्यवस्था है वो विकासशील श्रेणी से विकसित श्रेणी में भी पहुंच जाएगी, लेकिन उसके लिए अभी बहुत लंबी यात्रा तय करनी बाकी है। अगर हम भारतीय अर्थव्यवस्था के विकासशील स्वरूप को देखें तो 1950 या स्वतंत्रता से पहले जो भी इंडिकेटर थे जाहिर सी बात है उनमें क्या हो गए हों, इम्प्रूव हो गए हैं। और उन्हीं इंडिकेटर्स को या उन्हीं फैक्ट्स के आधार पर हम यहाँ पर इसका क्या करेंगे, मूल्यांकन करेंगे। जैसे उदाहरण के तौर पर मैं आपको बताता हूँ, स्वतंत्रता से पहले जो प्रति व्यक्ति आय है वो बहुत धीमी थी, परंतु वर्तमान समय में बहुत तेजी से बढ़ रही है। वहाँ पर जो थी जीवन प्रत्याशा केवल 32 साल थी, वर्तमान में मतलब जो है 68 साल हो गई है। तो ये दर्शाता है कि हम अविकसित अर्थव्यवस्था से या अल्प विकसित से कहाँ पर आ चुके हैं, विकासशील अर्थव्यवस्था में प्रवेश कर चुके हैं। इसको हम निम्नलिखित बिंदुओं से समझ सकते हैं। पहला क्या हो जाएगा, राष्ट्रीय आय में सतत एवं तीव्र वृद्धि। मैंने बताया है कि भारत में 1950 से लेकर 1920 के बीच में, 1950 से लेकर 1980 के बीच में जो राष्ट्रीय आय की विकास दर थी वो बहुत कम थी एवं कितनी थी, केवल और केवल 3.5%, जिसे प्रोफेसर राजकृष्ण ने क्या कहा था, हिंदू वृद्धि दर। तो 1950 से लेकर 1980 के बीच में जो राष्ट्रीय आय की जो दर थी वो 3.5 थी। फिर 1980 के बाद में 1991 तक जो विकास दर थी वो कितनी हो गई, 5%। और 1991 से 2011 के बीच में जो भारतीय अर्थव्यवस्था की विकास दर है वो 6.8% हो चुकी है। और भविष्य में अगर जैसे आपने सुना हो तो कोरोना के बाद में भी दुनिया में सबसे तेजी से जो बढ़ने वाली अर्थव्यवस्था है वो भी भारतीय अर्थव्यवस्था होगी। तो कुल मिलाकर ये है कि 1950 से 80 के बीच में 3%, फिर बढ़कर 5% हुई, फिर 1991 के बाद में 6.8% हुई। अर्थात भारतीय अर्थव्यवस्था में निरंतर भारतीय राष्ट्रीय आय में सतत क्या है, वृद्धि हो रही है, जो कि भारतीय अर्थव्यवस्था के विकासशील स्वरूप को दर्शाता है। उसी तरीके से अगर प्रति व्यक्ति आय की बात करें तो प्रति व्यक्ति आय भी स्वतंत्रता से पहले बहुत ही कम थी। 1950 से 91 के बीच में 91 के बीच में कितनी थी, 1.6% की दर से प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि हो रही थी। और 1991 के पश्चात जो प्रति व्यक्ति आय है उसकी जो वृद्धि दर है वो 5% से भी अधिक हो चुकी है और निरंतर प्रति व्यक्ति आय में भी वृद्धि हो रही है, राइट। इसके बाद में अर्थव्यवस्था की संरचना में परिवर्तन भी विकासशील स्वरूप को दर्शाता है। इसको आप सामान्य भाषा में समझिए। देखिए, अर्थव्यवस्था के मुख्य रूप से 3 क्षेत्र होते हैं। एक क्या हो जाएगा, प्राथमिक क्षेत्र हो जाएगा, फिर द्वितीयक या औद्योगिक क्षेत्र, और तीसरा क्या हो जाएगा, सेवा क्षेत्र हो जाएगा। प्राथमिक क्षेत्र या कृषि क्षेत्र। देखिए, जैसे जैसे किसी भी देश की अर्थव्यवस्था में विकास होता है वैसे वैसे उस देश की जो राष्ट्रीय आय होती है, सकल घरेलू उत्पाद होता है, उसमें प्राथमिक क्षेत्र का जो योगदान है वो कम होता जाता है, वहीं द्वितीयक एवं तृतीयक क्षेत्र का योगदान बढ़ता चला जाता है। उसका कारण क्या है कि जो प्राथमिक क्षेत्र है ये किस पर निर्भर करता है, प्राकृतिक संसाधनों पर। किस पर, प्राकृतिक संसाधनों पर। अर्थात यदि आपके देश में प्राकृतिक संसाधन है तो आप उनका केवल क्या कर रहे हैं, दोहन कर रहे हैं। लेकिन द्वितीयक क्षेत्र एवं तृतीयक क्षेत्र में, इसमें द्वितीयक क्षेत्र में जो होता है इसमें ही उन वस्तुओं का मूल्य वर्धन किया जाता है, और जब वस्तुओं का मूल्य वर्धन करते हैं तो उद्योगों की स्थापना भी होती है, लोगों को रोजगार भी मिलता है और जीवन स्तर में भी क्या होती है, वृद्धि होती है। वैसे ही सेवा क्षेत्र में। तो कुल मिलाकर जैसे जैसे द्वितीयक एवं सेवा क्षेत्र का योगदान बढ़ता है उस देश की अर्थव्यवस्था विकसित मतलब विकास की श्रेणी में और आगे जाने लगती है।
राइट। तो जैसे जैसे संरचना में परिवर्तन होता है वैसे वैसे अर्थव्यवस्था के जो सकल घरेलू उत्पाद होता है जीडीपी, उसमें द्वितीयक एवं तृतीयक क्षेत्र का योगदान बढ़ने लगता है। अगर हम भारत के परिदृश्य में देखें तो स्वतंत्रता के समय जो प्राथमिक क्षेत्र था उसका योगदान भारतीय अर्थव्यवस्था में सबसे ज्यादा था, परंतु वर्तमान समय में जो सबसे अधिक योगदान है वो किसका है? सेवा क्षेत्र का है। वर्तमान समय में सबसे अधिक लगभग 55% जो योगदान है वो सेवा क्षेत्र का है, उससे कम किसका है? द्वितीयक क्षेत्र का है। और सबसे कम जो है योगदान है वो किसका है? 17% कृषि का है। अर्थात यहाँ पर स्वतंत्रता के समय जहां कृषि की योगदान सबसे अधिक था, वहीं वर्तमान समय में किसका? सेवा क्षेत्र या तृतीयक क्षेत्र का योगदान सबसे अधिक है, और कृषि क्षेत्र का जो योगदान है वो सबसे क्या है? कम है, जो कि संरचनात्मक परिवर्तन को दर्शाता है। और इसके साथ ही एक और खास बात यह है कि हमारा जो तृतीय क्षेत्र है वो द्वितीय क्षेत्र की तुलना में और अधिक तेजी से अपने योगदान को बढ़ा रहा है, या तृतीय जो क्षेत्र है, सेवा क्षेत्र है, उसका योगदान द्वितीय क्षेत्र से अधिक तेजी से क्या है? योगदान बढ़ रहा है। तो यहां पर यह दर्शाता है कि संरचना में परिवर्तन हो रहे हैं, और जो कि एक विकासशील देश, विकासशील अर्थव्यवस्था का गुण है। तो चूंकि यहां पर हम स्पष्ट रूप से कह सकते हैं कि चूंकि भारतीय अर्थव्यवस्था में भी संरचनात्मक परिवर्तन हुआ है, अतः भारतीय अर्थव्यवस्था जो है वो विकासशील श्रेणी में है। इसके साथ ही भारतीय अर्थव्यवस्था में व्यावसायिक संरचना में भी क्या हुआ है? परिवर्तन हुआ है। जहां पर अगर हम देखें तो 1951 में जो भारतीय कार्य शक्ति थी, भारत के जो अधिकांश लोग थे, 72% लोग कृषि तथा संबंध क्षेत्र में क्या थे? संलग्न थे। अर्थात भारत के 72% जो लोग थे वो कृषि एवं संलग्न क्षेत्र या प्राथमिक क्षेत्र में क्या थे? संलग्न थे। वहीं वर्तमान समय में जो कृषि का योगदान भी जीडीपी में कम हुआ है, वहीं जो लोगों का योगदान वो भी कम होता जा रहा है। वर्तमान समय में केवल और केवल लगभग 50% लोग हैं, मतलब पहले 72 थे, अब 50% जो लोग हैं वो कृषि में लगे हुए हैं या कृषि पर आश्रित हैं। बाकी के जो लोग हैं वो द्वितीयक एवं तृतीयक क्षेत्र में जो है लोगों की या नागरिकों की भागीदारी बढ़ती चली जा रही है, और जितनी ज़्यादा मात्रा में द्वितीयक एवं तृतीयक क्षेत्र में लोगों की भागीदारी बढ़ेगी, उतनी ही अधिक उनकी प्रति व्यक्ति आय बढ़ने की भी संभावना होगी, और उतनी ही ज़्यादा हमारे देश की जो अर्थव्यवस्था है वो विकास के अगले पायदान पर पहुंचती चली जाएगी। अगला हो जाएगा अधोसंरचना में सुधार। देखिए, देश की अर्थव्यवस्था के विकास के लिए जो अवसंरचना है उसमें भी विकास होना चाहिए। यदि अच्छे सड़कें होंगी, बिजली होंगी, तो नए नए उद्योगों की स्थापना भी आसानी से होगी और रोजगार भी बढ़ेगा और अर्थव्यवस्था में भी वृद्धि होगी। स्वतंत्रता के समय जो अवसंरचना थी वो बहुत ही क्या थी? अल्प विकसित अर्थव्यवस्था में थी। अर्थात अगर हम देखें तो स्वतंत्रता के समय भारत में केवल जो सड़कें थी वो 4 लाख किलोमीटर ही थी, और वर्तमान समय में जो सड़कों की लंबाई है वो 50 लाख किलोमीटर से अधिक हो गई है, और बहुत तेजी से भारत में नई नई सड़कें भी बन रही हैं, जिसके लिए आपको पता होगा नेशनल पाइपलाइन प्रोजेक्ट के तहत अब सड़कों को बंदरगाहों से जोड़ा जा रहा है और सभी औद्योगिक क्षेत्रों को भी आपस में जोड़ा जा रहा है, अर्थात सड़कों की लंबाई भी बढ़ती चली जा रही है। वहीं ऊर्जा के क्षेत्र में पिछले 65 वर्षों में हमने जितना ऊर्जा उत्पादन स्वतंत्रता के समय होता था, अब उससे 100 गुना जो है उत्पादन वर्तमान समय में हो रहा है। और सबसे खास बात यह है कि अब भारत जो है वो नवीकरणीय ऊर्जा अर्थात सोलर ऊर्जा के क्षेत्र में क्या कर रहा है? अगुवाई कर रहा है। आपको पता होगा कि मोदी जी जो हैं वो सौर ऊर्जा को प्रमोट कर रहे हैं, और जो इंटरनेशनल सोलर अलायंस का जो हेडक्वार्टर है वो भी कहां पर है? भारत में ही है। मतलब हमने ऊर्जा का उत्पादन भी बढ़ाया और ऊर्जा के जो वैकल्पिक स्रोत हैं उस पर भी भारत बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है। इसके साथ ही रेलवे हो, सड़क मार्ग हो, भंडार गृह हो जाएंगे, स्टोरेज हो जाएंगे, फिर बैंकिंग, बीमा क्षेत्र आदि जो अवसंरचना है इनमें भी निरंतर क्या हो रही है? वृद्धि हो रही है या विकास हो रहा है, जो कि विकासशील स्वरूप को दर्शाता है। इसके साथ ही सामाजिक क्षेत्र में जो साक्षरता दर है
वो 74% हो गई है और आगे बढ़ती जा रही है। स्वतंत्रता के समय कितनी थी? केवल और केवल 16% थी, लेकिन अब साक्षरता दर 74% हो गई है, जो कि आगे बढ़ती ही चली जा रही है। वैसे जीवन प्रत्याशा दर कितनी हो चुकी है? 68। स्वतंत्रता से पहले कितनी थी? 32 साल। इसका मतलब जीवन प्रत्याशा दर में भी वृद्धि हो रही है, जो कि जीवन स्तर जो है उसकी बढ़ोतरी के या जीवन स्तर में बढ़ोतरी को दर्शाता है। इसके साथ ही जनसंख्या वृद्धि दर भी जो 1961-71 के बीच में जहां 24.8% थी। देखिए, हमारे देश में संसाधन सीमित मात्रा में, उनके अनुपात में अगर जनसंख्या ज़्यादा बढ़ेगी तो इससे हमारी अर्थव्यवस्था प्रभावित होगी। इसीलिए जहां बहुत ज़्यादा थी, अब जो है 2001 से लेकर 11 के बीच में जो है वो जनसंख्या वृद्धि दर कितनी है? केवल 17.6% है। राइट। अब देखिए, तो ये यहाँ पर अल्प विकसित अर्थव्यवस्था के रूप में मूल्यांकन हो जाएगा। अगर हम इसका निष्कर्ष लिखें तो निष्कर्ष सीधा हो जाएगा कि यद्यपि भारत की अर्थव्यवस्था अविकसित अर्थव्यवस्था के अनेक लक्षण पाए जाते हैं, परंतु फिर भी भारत में नई नई आर्थिक नीतियों की वजह से या नए नए जो अवसंरचनात्मक परिवर्तन हो रहे हैं, उससे स्पष्ट रूप से कहते हैं कि भारतीय अर्थव्यवस्था विकास के पथ पर तेजी से क्या है? अग्रसर है और भविष्य में विकासशील की श्रेणी से निकलकर विकसित अर्थव्यवस्था की श्रेणी में पहुंच जाएगी। राइट। तो ये यहाँ पर हो जाएगी भारतीय अर्थव्यवस्था का एक विकासशील अर्थव्यवस्था के रूप में मूल्यांकन। अब हम भारतीय अर्थव्यवस्थाओं की विशेषताओं को समझेंगे। देखिए, जितना भी अभी तक हमने पढ़ा है उसमें से कुछ बिंदुओं को अगर हम तथ्यात्मक रूप से लिखें या उनको दोनों भागों में वर्गीकृत करें तो वही भारतीय अर्थव्यवस्था की क्या हो जाएंगी? विशेषताएं हो जाएंगी। तो जो भारतीय अर्थव्यवस्था की वर्तमान विशेषताएं, जैसे मिश्रित भारतीय अर्थव्यवस्था, मिश्रित अर्थव्यवस्था है, भारत में आय जो वितरण है उसमें क्या है? असमानता है। फिर भारत की जो है प्रति व्यक्ति आय अन्य विकसित देशों की तुलना में क्या है? कम मानी जाती है। वहीं भारत की जो अर्थव्यवस्था है वो आज भी कृषि पर क्या है? निर्भर है। भारत में व्यापक गरीबी है और इसके साथ ही व्यापक निर्धनता भी है। फिर भारत में जो औद्योगिक विकास हुआ है वह निम्न स्तर का है। इसके साथ ही असंतुलित आर्थिक विकास, क्योंकि ये क्षेत्रीय असंतुलन की समस्या भी है। फिर पूंजी में कमी की वजह से नई उद्योगों की स्थापना नहीं हो पा रही है। फिर व्यापक बेरोजगारी। राइट। ये भारतीय अर्थव्यवस्था की विशेषता है। यदि ये प्रश्न जो है अगर 11 नंबर में पूछ लिया जाए तो हमें यहाँ पर थोड़ी तथ्यात्मक जानकारी भी सम्मिलित करनी पड़ेगी। तो समझते हैं भारतीय अर्थव्यवस्था की जो प्रमुख विशेषता है उनमें सबसे पहला क्या हो जाएगा? मिश्रित अर्थव्यवस्था हो जाएगा। भारतीय अर्थव्यवस्था में जितनी भूमिका निजी क्षेत्र की है उतनी भूमिका सार्वजनिक क्षेत्र की भी है। अर्थात भारतीय अर्थव्यवस्था जो है वो एक मिश्रित अर्थव्यवस्था के रूप में है। रेल है, परमाणु ऊर्जा एवं खनिज जैसे जो क्षेत्र हैं उन पर सरकार का नियंत्रण है और बाकी सभी क्षेत्र जो हैं वो निजी क्षेत्र पर या निजी क्षेत्र के लिए स्वतंत्र छोड़ दिए गए हैं। दूसरी विशेषता हो जाएगी यहाँ पर आय एवं वितरण में असमानता। राइट। भारत के कुछ नागरिकों के पास में आर्थिक जो संपत्ति है वो बहुत अधिक है, तो वहीं कुछ लोग जो हैं वो गरीबी रेखा के नीचे भी अपना जीवन यापन कर रहे हैं। राइट। तो भारत में कुछ लोग जो हैं वो विलासितापूर्ण जीवन जी रहे हैं, तो वहीं अधिकांश जो जनसंख्या है या कुछ मात्रा की जो जनसंख्या है वो गरीबी रेखा के नीचे अपना जीवन यापन कर रहे हैं, जो कि भारत में आय वितरण में असमानता को प्रदर्शित करती है। अगला बिंदु हो जाएगा निम्न प्रति व्यक्ति आय। देखिए, विकसित देशों की तुलना में भारत की जो प्रति व्यक्ति आय है वो बहुत ही क्या है? निम्न स्तर की है। भारत की जो प्रति व्यक्ति आय है वो 1,26,406 है, जो कि 2017-18 के आधार पर प्रति व्यक्ति आय है। और ये भी किस पर है? चालू कीमतों पर। तो चालू कीमतों पर 2017-18 की जो प्रति व्यक्ति आय है वो 1,26,406 है, जो कि विकसित देशों से क्या है? बहुत अधिक कम है। फिर अगला बिंदु हो जाएगा कृषि पर निर्भरता। आपको मैंने पहले भी बताया कि स्वतंत्रता के समय
भारत की अधिकांश जनसंख्या कृषि पर निर्भर थी और आज भी है। वर्तमान समय में भारत की लगभग 54% जनसंख्या कृषि पर क्या है, निर्भर है, जबकि कृषि का जो योगदान है वो केवल और केवल जीडीपी में कितना बचा है, 17.4% है, जो कि सतत रूप से और घटता जा रहा है। इसके साथ ही भारत के कई उद्योग जैसे सूती उद्योग हो जाएगा, पटसन उद्योग हो जाएगा, शक्कर उद्योग हो जाएगा, ये सभी जो है वो आज भी क्या है, कृषि पर निर्भर है। इसके साथ ही अगली विशेषता क्या है, व्यापक निर्धनता। भारत में ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों में अभी भी क्या है, व्यापक निर्धनता है। रंग राजन समिति के अनुसार वर्ष 2011-12 में 29.5 मतलब कितना हुआ, लगभग 30% जो जनसंख्या है वो गरीबी रेखा के नीचे है। अर्थात भारत में 10 में से 3 व्यक्ति क्या है, निर्धन थे। अभी भी इसकी जो संख्या है वो कम होती जा रही है, लेकिन आपको पता है कि वर्तमान समय में कोरोना की वजह से पिछले 10-15 सालों में पूरी दुनिया में गरीबी को या निर्धनता को समाप्त करने के लिए जो भी प्रयास किए गए थे वो पुनः अब जो स्तर है वो पुराना स्तर पे हम पहुंच चुके हैं, क्योंकि लॉकडाउन की वजह से जो लोग गरीबी के स्तर से क्रॉस करके एक मिडिल क्लास में पहुंचे थे वो फिर से गरीबी के स्तर में आ जाएंगे, राइट। इसके साथ ही औद्योगिकरण का निम्न स्तर हो जाएगा। भारतीय वस्तुएं विश्व स्तर की नहीं है, या फिर भारतीय अर्थव्यवस्था जो है, भारतीय वस्तुएं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रतिस्पर्धा या कंपटीशन में पीछे रह जाती हैं, जो कि ये दर्शाता है कि भारत की जो जितनी भी औद्योगिक इकाई हैं, एक तो वो क्या है, निम्न स्तर की हैं, अर्थात उनकी जो है गति भी मंद है, और इसके साथ ही वो नई टेक्नोलॉजी से भी क्या है, जूझ रही हैं। अर्थात हमारे उद्योगों में एक तो नई तकनीक नहीं है, और उनकी जो वृद्धि है वो भी क्या है, वृद्धि दर जो है वो भी कम है। अर्थात यहाँ पर औद्योगिकरण का क्या है, निम्न स्तर है, राइट। इसके साथ में आखिरी में क्या हो जाएगा, असंतुलित आर्थिक विकास। तो भारत के विभिन्न क्षेत्रों में आर्थिक विकास जो है वो असमान हुआ है, राइट। यहाँ पर अगर हम देखें तो कृषि क्षेत्र की बात करें तो यहाँ पर कृषि क्षेत्र में भारत की आज भी लगभग आधी आबादी कृषि क्षेत्र पर निर्भर है, लेकिन कृषि की जो विकास दर है वो क्या है, अभी भी बहुत ही क्या है, कम है। अन्य देशों की तुलना में भारतीय कृषि की जो विकास दर है वो भी कमी है। उसके कारण भारतीय जो कृषि है वो एक तो मानसून पर निर्भर करती है, जो आधुनिक जो मशीनें हैं उनका भारतीय कृषि में कम स्तर पर प्रयोग होता है। वहीं तो एक तो कृषि की जो विकास दर है वो बहुत कम है, और कृषि का योगदान भी जीडीपी में कम होता जा रहा है। इसके विपरीत अगर हम देखें तो जो सबसे अधिक तेजी से बढ़ रहा है वो कौन सा हो जाएगा, सेवा क्षेत्र हो जाएगा। अर्थात असंतुलित आर्थिक विकास जो है वो भारत में असंतुलित आर्थिक विकास की स्थिति बनी हुई है। औद्योगिक क्षेत्र भी बहुत ही कम गति से विकसित हो रहा है। कृषि क्षेत्र का जो है विकास वो भी कम हो रहा है। केवल और केवल जो सेवा क्षेत्र है उसका जो योगदान है वो जीडीपी में बढ़ता चला जा रहा है। लेकिन एक बात यहाँ पर विशेष रूप से आप याद रखें कि लॉकडाउन की वजह से 2020 में कृषि क्षेत्र ही मात्र एक ऐसा क्षेत्र है जिसकी विकास दर कैसी थी, धनात्मक थी। बाकी का जो औद्योगिक क्षेत्र था और जो सेवा क्षेत्र था उसकी विकास जो दर थी वो ऋणात्मक हो गई थी। लेकिन ये केवल और केवल लॉकडाउन की समय अवधि की बात थी, राइट। तो ये यहाँ पर हमने संतुलित विकास को भी समझ लिया। तो ये भारतीय अर्थव्यवस्था की विशेषताएं थी। अब अगले लेक्चर में हम अगले टॉपिक के साथ में मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।